हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ लूसेंट की बायोलॉजी से पार्ट नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट नंबर 1 में हमने 270 क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 271 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने जो हमारी सतीश चंद्रा की बुक चल रही थी ना, मध्यकालीन भारत की, तो उसका चैप्टर नंबर 8 करा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी देख लेना अगर किसी ने ना देखा हो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर, क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 2 है बायोलॉजी का। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट नंबर ऑलरेडी हम 270 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी हम लगभग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, इससे ज़्यादा ही करवा दूंगा एक दो। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक मानव में हीमोग्लोबिन के, सिंपल भाषा में समझो। ये पूछ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी गैस है जो मानव शरीर में, मतलब रक्त में घुलकर आदमी की मौत हो जाती है उसके कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल भाषा में है और यही ऊपर लिखा हुआ है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति, निम्नलिखित में से पीसीएम, पीसीएम का यहाँ पूर्ण रूप पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ मिलियन। नेक्स्ट है एसपीएम की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटल। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहा होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। या पीएम के बारे में बताना है कि पीएम से क्या तात्पर्य है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वनीय पदार्थ है ये। और नीचे चलते हैं, सीआरटी, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीआरटी की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, पैरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, पैरोक्सीटिलीन नाइट्रेट, इसको ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, गौण पदार्थ है ये। ठीक है फ्रेंड्स, पैरोक्सीटिल नाइट्रेट। तो पीएन का फुल फॉर्म बतानी थी, तो ये पीएन क्या है, तो ये पीएन एक गौण प्रदूषक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एसएससी 2015 में पूछा हुआ है, अजीब ही नाम है। निम्नलिखित में ऐसे किस विकल्प का अर्थ धुएं, धुआं और कोयले से। ठीक है फ्रेंड, धुआं कोयले से स्मोक बनता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, और यही इसको प्रदूषित भी करता है। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सम्मेलन जो डियो जनेरियो में हुआ था। कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार समझौता हुआ है। ये कब समझौता प्रभावी हुआ था, 2005 में। मॉन्ट्री प्रोटोकॉल वही है, तो ओजोन परत के संरक्षण को रोकना। नेक्स्ट चलते हैं, वातावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रोटोकॉल, तो इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इसमें क्या डिसीजन लिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह सीएफसी उत्पादन का प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौते से। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, देख लो, ये किसी न किसी जेपीसीएस में, ये आर बार भी एनटीपीसी में, ये 2016 में ही पूछा गया यूपीपीसीएस में। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, उर्वरक से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मृदा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो अगर हम मछली पकड़ेंगे ना, इससे प्रदूषण क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, पेयजल आपूर्ति क्लोरोफॉर्म की उत्पत्ति डैश का एक लक्षण है, तो मानव अपशिष्ट से संदूषण। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव में होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल संचार संयंत्र को कैलोरामाइन के उपयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, स्थायी कठोरता दूर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इससे नेक्स्ट चलते हैं, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीनीकरण के द्वारा। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल प्रदूषक का उपचार है। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन विकल्पों में से कौन जल प्रदूषक का उपचार है, तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो सकता है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, प्रतिवर्ती विसरण।
मतलब शोर, मतलब कानों में दर्द कब हो जाता है? जब शोर 130 डेसिबल से ऊपर हो जाए ना, तो कान भी दर्द करने लगते हैं, हेड पेन भी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, ओजोन क्षय। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो बताइए, त्वचा रोग। ठीक है फ्रेंड्स, हठीले, कार्बनिक प्रदूषणों का परिवर्तन ज़्यादातर डैश के द्वारा किया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, हवा और पानी। ठीक फ्रेंड्स, डैश कचरे में एक अपशिष्ट होता है। तो सब्जी के छिलके हैं ना, ये कचरों में एक कार्बनिक अपशिष्ट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, ये है थर्मल पावर प्लांट। क्योंकि अगर थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाएंगे तो धुआं निकलेगा, धुएं से फिर पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैव अजैव का कारण क्या है? बताइए बताइए, जैव अजैव, बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनोक्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो वन लगाएंगे तो इसमें पर्यावरण को समस्या नहीं, इससे लाभ होगा। ठीक फ्रेंड्स, चेरनोबिल महाविद्या किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडियोधर्मी अवशिष्ट। ठीक है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि चेरनोबिल किस देश की घटना है, किस देश में हुई थी? तो यूक्रेन में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉलिड वेस्ट को ना सलज भी कहते हैं, याद रखना फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वोच्च संवेदनशील है? तो उभयचर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मानव जंतु विज्ञान नामांकन किस भाषा का प्रयोग करता है? तो लैटिन भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ, अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक होती है? ठीक है फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड्स, यूग्लिना। ठीक है फ्रेंड, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता? तो हाइड्रा में, किंतु वे सांस लेते हैं। मतलब हाइड्रा में रक्त नहीं होता, वह सांस लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुगलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी लीडा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो क्या कहते हैं, मकड़ी कोई कीट के अंतर्गत नहीं आती। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न होते हैं तो कीटों द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा कीट सांस लेते हैं। मकड़ियाँ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती हैं। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण की किस में आती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एरे एरेनिकडीज। ठीक फ्रेंड्स, एरेनिकडीज के अंतर्गत आती है मकड़ियाँ। कितने जोड़ी आँख होती है? 4 जोड़ी। सबसे अधिक पैर किस में है? तो षष्ठ पाद में सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, केकड़ा मोलस्का के अंतर्गत आता है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो पौधों के रसों से। यह सैग्यूबोरस होते हैं। तो बताइए कौन सैग्यूबोरस होते हैं? तो मच्छर। ठीक है फ्रेंड्स, रेशम कीट किन पर पनपता है? तो शहतूत की पत्तियों पर। रेशम कीट किससे प्राप्त होता है? तो ये रेशम के प्यूपा से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कॉकरोच। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वह श्वसन करता है। तो ये करता है, बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा करता है? बताइए 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 फ्रेंड्स, ये करता है वातक ट्रोकिया द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वह पानी में डाल दो तो मर जाता है क्योंकि उसे सांस ही नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस में एक खुला नाड़ी तंत्र होता है? तो कॉकरोच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में ऐसे किस जीव में मोलस्का परिवार से संबंधित नहीं? मतलब ऐसा जीव जिसमें मोलस्का परिवार में ना आता हो। मतलब निम्नलिखित में ऐसे कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, मोलस्का परिवार का जीव बताना है तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, घोंघा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जानवर मोलस्का परिवार का है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, हेलियोटिस। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्टोपस एक मृदुजीवी कवक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्टोपस मृदुजीवी, मृदु कवकीय है। ठीक फ्रेंड्स, ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवकीय जीव है। ठीक फ्रेंड, ऑक्टोपस का नीला रंग होता है खून का। रीढ़ की हड्डी वाले
जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कार्टेडा। ठीक है फ्रेंड, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, तो की पक्षी होता है ना ये, तो इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में ऐसे किसमें ओडोडोंट पाए जाते हैं, तो ओडोडोंट मछली में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, तो स्टारफिश कोई मछली नहीं है। अब बताना कौन सी मछली है, तो फ्लाइंग फिश एक मछली है। कौन सी मछली है, तो यहाँ असमीन एक मछली है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित बिल्कुल विकल्पों में से मछली कौन सी है, तो ये सालमन एक मछली का नाम है। सबसे जहरीली मछली ये है पल्फर मछली। ठीक फ्रेंड, पल्फर मछली। मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए तो गैम्बूजिया मछली का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जहाँ भी गैम्बूजिया मछली होगी वहाँ एक भी मच्छर नहीं होगा, क्योंकि ये सारे खा जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है, तो मच्छर सारे इसको देख के ही रफू चक्कर। मछली सांस लेती है तो गलफड़ों द्वारा। ठीक फ्रेंड, आसुतज जल मछली जीवित आसुतज जल में मछली क्यों नहीं जीवित रह सकती, ऑप्शन नंबर बी, प्रसारण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। ठीक फ्रेंड, इसलिए मछली ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहती। एम्फीबिया, तो एम्फीबिया का मतलब ऐसा होता है, एम्फीबिया मतलब होता है जो सब पानी में भी रहे जीव और ज़मीन पर भी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, एम्फीबिया का मतलब जान लो, जो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी। तो ठीक फ्रेंड्स, तो यही लिखा हुआ एम्फीबिया बनता है जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एम्फीबिया के अंतर्गत कौन आता है, तो मेंढक है ना। मेंढक ज़मीन पर भी देखा होगा आपने, और उस पर पानी में भी रहता है, ऐसे ही कछुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना ये दो एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से कौन अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो मेंढक। मेंढक देखा होगा आपने। गिरगिट कैसे रंग बदलता है, तो वर्णकील कवक के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, वर्णकीलक के द्वारा। LDPD नाजा, ये कोबरा का नाम है। ठीक फ्रेंड्स, घोंसला बना के रहता है कोबरा। डायनासोर क्या थे, तो ये मोसोजोइक पक्षी थे। आर्कियोट्रिक आर्कियोट्रिक क्या है, तो ये जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी हैं। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसे उड़ने वाले में से कौन पक्षी के वर्ग में आता है, तो कौन सा मतलब पक्षी के वर्ग में नहीं आता, तो चमगादड़ को पक्षी के वर्ग में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि चमगादड़ उड़ भी सकता है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। कीप चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है, देखा होगा, क्रिकेट टीम में उनको कीवी ही कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी तो शुतुरमुर्ग है। निम्नलिखित में से पक्षी जो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है, तो बताइए फ्रेंड, ये है हमिंग बर्ड। जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो बताइए कौन सा है, तो ये कीवी है। शब्दनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये पक्षियों के लिए। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र होता है, तो पक्षियों में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में गिद्ध क्यों कम हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। ये कई बार, पता नहीं कितनी बार UPPCS में और ग्रुप D से लेकर ग्रुप A तक में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में गिद्ध अब क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो उसका मेन रीज़न ये है कि जो मान लो पशुओं को जो दवाई दी जाती है ना, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं देखो थोड़ा डीप में ले जाता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आजकल ना सब कुछ जो कुछ हो गया है, सब कुछ केमिकल के आधार पर हो गया। टिक्के थे, आपने देखा होगा, कोई फसल बो दो, मान लो आपने गांव में देखा होगा, जो 2 नंबर की कमाई करना चाहते हैं, जो रातों रात पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा गांव में जो छोटी मतलब लौकी तोरी वगैरह लगती है ना, तो वो छोटी सी होती है, उनमें एक इंजेक्शन आता है, वो लगा दो और सुबह वो ढेर लंबी हो जाती है और उसे तोड़ के बाज़ार में भी ले जाते हैं। तो वो क्या है, वो सब केमिकल का कमाल है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे तोरी होती है, तोरी में एक इंजेक्शन लगा दो छोटी सी, और सुबह आप उठ के देखोगे ना पूरी बड़ी हो जाती है वो, तो वो सब केमिकल का कमाल है। ऐसे ही जैसे जब आप बात करते हैं इन जानवरों की, ठीक फ्रेंड्स, कई जानवर हैं तो इनको ढंग से खाना पीना नहीं दे पाओगे तो वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और फिर जब देख रेख नहीं होगी, जब बीमार पड़ जाएंगे तो उनके दूध में कमी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूध में कमी होगी तो उसको दूध नहीं देंगे ढंग से, तो दूध नहीं देंगे ढंग से, तो एक टीका आता है फ्रेंड्स, आई थिंक साइटोकाइनिन, पता नहीं ऐसा ही कुछ टीके का नाम था। तो मान लो अगर कोई पशु दूध नहीं दे रही है ना, मान लो कोई भैंस दूध नहीं दे रही, तो वो टीका लगाते ही ना तुरंत सारा दूध उतर जाता था, क्योंकि वो सब केमिकल का कमाल है टीके का। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार ऐसे ही होता है लेडीज़ों के साथ भी, अगर जब मान लो लेडीज़ के बच्चा हुआ, अगर बच्चा होते ही टाइम दूध ना निकले ना, क्योंकि बच्चा होते ही टाइम जो बेबी होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। ठीक है, माँ का दूध पिलाया जाता है सबसे। अगर मान लो कोई लेडीज़
ऐसी दुबली पतली या कमज़ोर सी होती है ना, उसकी डिलीवरी हुई तो कई बार उसके दूध नहीं उतारता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके भी यही इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, दूध उतारने के लिए, ताकि बच्चे को दूध मिल सके उस टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना। तो आजकल सब टिक्कों का केमिकल का कमाल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप मान लो भैंस दूध नहीं दे रही है, तो आपने 7 दिन में उसको 3-4 टिक्के लगा दिए। बंदा, भैंस है भाई, जानवर है, दर्द तो सब ही होता है। तो एंड टाइम पे एक टाइम ऐसा आता है वो मर जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो फिर मान लो पशुओं के दर्द वगैरह होता है, उसमें दर्द निवारक जो टैबलेट वगैरह दी जाती है उसको कहते हैं डेक्लोफेनाक, ठीक है फ्रेंड्स। ये यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अब गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि पशुओं को जो एक दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं डेक्लोफेनाक, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कौन सी गोली यूज करते हैं, तो डेक्लोफेनाक। तो पक्षी, ठीक है फ्रेंड्स, उस गोली का असर ऐसा होता है कि पशुओं को रोज़ दोगे ना तो पशु एक टाइम ऐसा आएगा भैंस वगैरह मर जाती है, क्योंकि वो गोली काफ़ी हार्ड है। अब तो इंडिया में बैन कर दी गई है, बट अभी भी वो कई जगह पर मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जिसकी वजह से पशु खाता है और लंबे समय तक खाता रहता है तो मर जाता है। अब फिर आपको पता ही है, अब गिद्ध किसको खाते हैं, गिद्ध मरे हुए जो भी गाय बैल बकरी वगैरह होते हैं, गाय भैंस वगैरह उसको खाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही जो गोली का केमिकल का असर पशुओं के उसमें भैंस के मान लो शरीर में रह गया और भैंस को खाया गिद्ध ने, तो गिद्ध भी मर जाते हैं, क्योंकि उस डेक्लोफेनाक जो गोली होती है वो एकदम हैवी साल्ट में आती है, ठीक है फ्रेंड्स। हैवी डोज कह लो या साल्ट कह लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी की वजह से ये जानवर भी मर रहे हैं और गिद्ध भैंसों को खाते हैं, तो गिद्ध भी उस गोली के डोज को झेल नहीं पाते। जो उसका साल्ट है वो बहुत ही मतलब हैवी बनाने लग गए हैं। अब तो बंद ही कर दिए, लेकिन जब ये बैन की थी ना तो उससे पहले काफ़ी हैवी बनाते थे वो। लेकिन अब भी ये कई जगह पे मिल जाती है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे आसपास गिद्ध दिखाई नहीं देते। तो आपने देखा होगा कई लोग ये कहते हैं कि फॉरेन कंट्री वालों ने एक ऐसी गैस छोड़ी कि सारे गिद्ध उधर उड़ के चले गए उसको सूंघ के। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन रीज़न है वो ये है, जो मैंने आज आपको डीप में जाके बताया कि आजकल सब कुछ पैसे कमाने की होड़ में इतना मतलब आदमी पागल हो गया है कि सब कुछ केमिकल के ऊपर डिपेंड है। कि एक टिक्का लगा दो सब्जी में तो सुबह सब्जी इतनी मतलब तोरी को लगा दी, इतनी बड़ी तोरी हो जाती है और वो टूट के मार्केट में भी पहुंच जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। तो गिद्ध इसी वजह से दिखाई नहीं देते क्योंकि जो पशु वगैरह होते हैं जो उनके दर्द वगैरह होता है तो उनको एक डिक्लोफेनेक नाम की दवा आती है, वो दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस दवाइयों वगैरह का उपयोग तो मैं तो भाई मेरे को इसलिए नॉलेज है क्योंकि मैंने पानीपत में यहाँ 3-4 महीने मैंने हॉस्पिटल में काम किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। दवाइयों की नॉलेज तो अच्छी खासी है मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, थोड़ा डीप में अगर ले जाए ना, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एल्पेंडाजोल एक दवाई आती है वो किस के काम आती है, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने शायद ग्रुप रेलवे में देखा है, ग्रुप डी के एग्जाम में, कि एल्पेंडाजोल एक दवाई आती है वो किस काम आती है। तो एल्पेंडाजोल मेरे भाई मेरे फ्रेंड्स उस काम आती है जो देखा होगा बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना। एक सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी इसलिए कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गई थी स्क्रीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि एल्पेंडाजोल दवाई से कई बार 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में रेलवे में, ये किस काम आती है। तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कई बार मिट्टी खाने लग जाते हैं, जिनके बच्चों के ना शरीर में खून की कमी होती है ना, तो उनका जी करता है कि मिट्टी खाऊं, मिट्टी से मुझे थोड़ा बहुत कैल्शियम वगैरह मिलता होगा जो भी है, तो उनका मिट्टी खाने का मन करता है और वो चोरी छुपे खाने भी लगते हैं। कई बार जाके आपने देखा होगा मिट्टी खाने लगते हैं बच्चे, तो उस मिट्टी की वजह से ना पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उस कीड़ों को मारने के लिए एल्पेंडाजोल की एक दवाई आती है, छोटी सी शीशी होती है, बच्चों को दी जाती है, ठीक फ्रेंड्स। तो कई बार ये क्वेश्चन बना है ग्रुप डी में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि एल्पेंडाजोल दवाई होती है ना, बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए एल्पेंडाजोल की दवाई दी जाती है। और एक आती है मोंटीलुकास आती है जो हमारे गले में खराश वगैरह नहीं हो जाती, उसके लिए मोंटीलुकास का प्रयोग करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इतनी जानकारी बहुत है, नहीं तो आप कहोगे कि तो मेडिकल की तरफ ले जा रहा है हमें, ठीक फ्रेंड्स। मोंटीलुकास याद रखेंगे गले की खराश वगैरह के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब लाइट भी आ गई, अब शुरू करते हैं। जो जुकाम वगैरह हो जाती है ना तब मोंटीलुकास देते हैं।
कहाँ थे हम? यहाँ थे ना। आगे चलते हैं मनुष्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ जानकारी थी थोड़ी डीप में। कई बार मेरा फ्रेंड्स मुझे कहता है, जो मेरे पड़ोस में रहता है एक लड़का, वो कहता है तू डायरेक्ट वीडियो बना, थोड़ा डीप में ना जाया कर, मतलब क्वेश्चन का आंसर बता और अगले क्वेश्चन पे पढ़ जा। डीप में बताएगा, मान ले कई बच्चों को ऐसा डीप में जाके पढ़ने की आदत नहीं होती ना। तो मैं कहता हूँ यार मेरी मेरी वीडियो मान ले वही लड़का थोड़ी देख रहा है, क्या पता कई डीप में पढ़ने वाले वो भी देखते हैं। अब जैसे नहीं पढ़ना, डीप में जाके नहीं पढ़ना, मान लो ये बताने को तो मैं ये बता देता कि भारत में गिद्ध क्यों विलुप्त हो गया, कि जो दर्द पशुओं को दवाई दी जाती है ना, उसकी वजह से गिद्ध मर रहे हैं। और कई बार क्वेश्चन आजकल आपने देखा होगा एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाके पूछता, क्वेश्चन घुमा के। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भारत में गिद्ध जो मर रहे हैं ना, वो कौन सी दवाई खा के मर रहे हैं, मतलब कौन सी दवाई भैंसों को दी जाती है, तो उसका नाम भी मैंने बता दिया, डेक्लोफेनेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा आप घुमा फिरा के पूछने लग गए हैं, तो थोड़ा डीप में बताना पड़ता है। तो आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि 2-4 मिनट मैंने आपके ले लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मनुष्य स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, निम्नलिखित में ऐसा कौन इस वर्ग में नहीं आता? तो छिपकली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, 2-4 मिनट आपके लिए है ना, वो मैं थोड़ी स्पीड से चलूँगा, टाइम कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूँ आपको, इस वीडियो में ना हम 550 तक जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, ये 357 नंबर है, ऐसे करते हैं हम 550 तक जाएंगे, लगभग 250 और 300, मतलब 300 क्वेश्चन तक देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षे बच्चे नहीं देता? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सा है वो? एडकीना है। ठीक फ्रेंड्स, एडकीना जो जीव है ना, वो सिर्फ अंडे देता है, बच्चे नहीं देता। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो ये है पैलिटिपस। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्तनी है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्रीम। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो जो देखा होगा आपने डिस्कवरी पे, एक छोटा सा गिलहरी टाइप जानवर होता है, एकदम मोटा सा, वो कंटीला, जिसके शरीर पे ऊपर कांटे से होते हैं, और वो जो चींटी खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंटीला चींटी खोर। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्तनपायी है और अंडे देता है। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम स्तनपायी है? तो विशालतम पे नीली व्हेल आएगी। ठीक है फ्रेंड, ब्लू व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी है? नियत तापी का मतलब समझो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल कर सकती है, तो वो ब्लू व्हेल ही है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ब्लू व्हेल। ठीक फ्रेंड्स, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? चीता। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा नियम नियत तापी है? तो ये नियत तापी यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चमगादड़ है, ये भी अपना शरीर का तापमान कंट्रोल करता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है? तो ये स्तनपायी है। ठीक फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन गंगा की है। ठीक फ्रेंड्स, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, यूपीएससी तक में पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी पर बुद्धिमानी जीव है, तो ये डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला क्लोन था? तो भेड़ को पहला क्लोन तैयार किया गया था। साइबेरियन आइसबैक्स क्या है? तो ये बड़ी भेड़, बड़ी और भारी बकरियां हैं। ठीक फ्रेंड्स, साइबेरियन आइसबैक्स ये क्या है? तो बड़ी भारी बकरियां हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, चमगादड़ एक स्तनपायी है, करेक्ट है। ये उड़ नहीं सकता, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बंदर कौन है? गोरिल्ला। मानव सदृश लघुत्तम कपि है, तो ये गिब्बन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मार्सुपिलियस है? तो ये कंगारू है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मानव क्या कहते हैं? होमोसैपियंस का अर्थ बताइए। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो होमोसैपियंस का अर्थ है, तो जॉर्ज ब्रैंड होमोनिड। ठीक है फ्रेंड्स, होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला होमनाइड थे, तो क्रोमैग्नन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए दिखाई दे रहा होगा क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मिलान करने वाला पर रहित कीड़ा, तो ये सिल्वर फिश है, उड़ नहीं सकता। उड़ान रहित पक्षी, तो ये कीवी है। अंग रेंगने वाला, तो सांप रेंगता है। अंग रहित पशु, तो ये मछली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिला लेंगे, आप देख लेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है? तो ये होता है एपिडर्मिस। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा एपिडर्मिस होता है। लेकिन कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, लेकिन जब कुत्तों के बाल झड़ने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो उस बाल झड़ने की बीमारी को कहते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका आंसर है एपिडर्मिस। लेकिन जब कुत्तों के बाल झड़ने लगते हैं ना, तो उस बीमारी को कई बार, क्वेश्चन तो नहीं बना ये, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, तो जो कुत्तों के बाल झड़ने की बीमारी को कहते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मानव शरीर में त्वचा का सबसे ऊपरी खुला परत कहा जाता है, तो ये बाह्य त्वचा। ठीक है फ्रेंड्स। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला, मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? ये टेंडन जोड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, कंकाल पेशी, ये कोई ऊतक नहीं है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए संवहनी ऊतक। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो ठीक है फ्रेंड, बताइए। ये होती है अस्थि मज्जा में। ठीक है फ्रेंड। मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो 5-6 लीटर होता है। ठीक फ्रेंड। मानव रक्त का पीएच 7.4, देख लो कितनी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष में सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति ml, तो ये ऑप्शन नंबर डी 14.5 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्लाज्मा में जो रक्त का एक घटक है, तो क्या है ये? बताइए फ्रेंड्स। प्लाज्मा जो एक रक्त का घटक है, इसको डैश कहते हैं, तो ये एक द्रव है। ठीक है फ्रेंड्स। प्लाज्मा में जल होता है, तो 90%। बाय आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, तो Cu कॉपर नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में किस भाग में इनका निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। का कब्रिस्तान प्लिया। ठीक है फ्रेंड्स। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है, तो ये हमारे शरीर में ना संक्रमण को पैदा करती हैं, ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, यही है संक्रमण में से संघर्ष करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सफ़ेद रक्त कणिकाएं, तो यही है संक्रमण, शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शरीर में मतलब ऐसी एनर्जी पैदा करती हैं ताकि हम बीमारियों से लड़ते रहें। WBC का मुख्य कार्य वही सेम क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, या धारण करना, वही है। RBC का मुख्य कार्य, देखो ये आ गया ना, शरीर के विरुद्ध रोगों के विरुद्ध शरीर का संरक्षण करना या रक्षण करना। ठीक फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख लो कितनी बार घुमा के पूछा गया है और आंसर एक ही है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? ठीक फ्रेंड्स, ये होता है लिम्फोसाइट में। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो लोहा। ठीक है फ्रेंड्स। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर, ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यहाँ कुछ काच नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ काच वाले क्वेश्चन गलत करवा देते हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो 3 जहाँ जहाँ होगा वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन संचार करता है, लोह युक्त होता है और लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये यार दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रक्त प्लेटलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। फ्राइबोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये प्रोमोथोम्बिन। ठीक है फ्रेंड्स। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है फ्रेंड। मानव में रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्का बनने के लिए मदद करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोम्बोथोम्बिन। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को एक बार करेक्ट करेंगे। ये फ्राइबोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? ये थ्रोम्बिन, इसका थ्रोम्बिन ही बताया शायद मैंने। ठीक है, 407 का डी है थ्रोम्बिन। ठीक है फ्रेंड्स। फ्राइबोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित है? थ्रोम्बोजन, और इसका नोट्रिकिल्स और लिम्फोसाइट कहाँ उद्गम होता है? अस्थि मज्जा में। मानव में रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्का बनने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोम्बोथोम्बिन। ठीक है फ्रेंड्स।
रक्त के प्रति संबंधन कार्य करता है तो ये होता है हेपरिन। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे शरीर के अंदर स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? ठीक है फ्रेंड्स, ये हेपरिन इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ भी स्कंदन होगा ना, यहाँ भी स्कंदन है, यहाँ भी स्कंदन, तो ऑप्शन नंबर वहाँ हेपरिन जरूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हेपरिन होगा, नहीं तो जहाँ स्कंदन लिखा होगा ना तो वहाँ विटामिन के काम करता है। स्कंदन का मतलब होता है जो ब्लड का थक्का बनता है, जो ब्लड का थक्का नहीं बनता, जैसे मान लो कट गया तो थोड़ी देर में वो थक्का बन के वहाँ रुक जाता है एकदम, जो पपड़ी सी जम जाती है उसका काम करता है बेटा ये हेपरिन, या फिर विटामिन क्या कहते हैं, विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को बोला गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, सामान्यतः खून के बहने के समय और जमने का समय, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त का आविष्कार विलियम हॉर्वे ने, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, आर एच फैक्टर ने अपना नाम किस जानवर पर, बंदर पर रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, इनके रक्त में प्रतिक्षारक नहीं पाए जाते। आगे देखते हैं, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते। ठीक फ्रेंड्स, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, तो बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या हो? जो ए बी है ना, ये किसी से भी रक्त ले सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि पुरुष में रक्त वर्ग ए बी और महिला का ओ हो तो निम्न संतानों में से कौन सा वर्ग नहीं होगा? मान लो आप हो, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है और आपकी वाइफ का बी है, तो आपका जो भी बेबी होगा ना तो उसमें रक्त समूह ओ नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यदि पिता का वर्ग ए है और माता का ओ हो तो उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग हो सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ए और ओ की बात हो रही है, तो यहाँ बी नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यदि पिता और माता का वर्ग ए और ओ निम्नलिखित में से उसके बच्चे का वर्ग संभावित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड, इसमें देखते हैं। यदि एक पिता का वर्ग ए, रक्त वर्ग ए और माता का ओ है तो बताइए उनके पुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं हो सकता? ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर थोड़ा करेक्ट करेंगे तो यहाँ ना ओ नहीं होगा बीच में का। ठीक है फ्रेंड, मान लो आपका वर्ग ए और आपकी वाइफ का ओ है तो आपके पुत्र का रक्त वर्ग ओ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका आंसर है बीच में का ना सी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वो जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया मैंने। देखो जो मैं गलत बता देता हूँ ना उसे थोड़ी देर में करेक्ट, थोड़ी देर में क्या तुरंत ही करेक्ट भी करवा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता और पिता का वर्ग ए और ओ है तो निम्नलिखित में से बच्चे का संभव नहीं है। इसका आंसर बोल दिया था मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ए और ओ की बात हो रही है तो यहाँ ना बी नहीं होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपका और आपकी वाइफ का ए और ओ है ना तो आपका जो भी बेबी होगा उसका ओ होगा, और यहाँ क्या बताया गया कि ए और ओ है तो इनमें से कौन सा वर्ग बच्चे का नहीं होगा, तो यहाँ बी नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, जब ए और ओ की बात हो रही है तो बी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी है तो उनके बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होंगे? ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ ए बी की बात हो रही है तो या तो बच्चों का ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यदि माता पिता में किसी एक का वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का वर्ग क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बच्चों का ब्लड ग्रुप पूछ रहा है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी। ठीक फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 23 में का ए हो जाएगा। आगे, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी संकट के समय, ठीक है फ्रेंड्स, जो मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो उसका ब्लड ग्रुप बी है तो किस व्यक्ति वाले से रक्तदान मिल सकता है उसे, मतलब कौन उसे रक्त दे जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ना, या तो वो बी वाला लेगा या फिर ए बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह के रक्त ले सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, जो ओ वाला है ना तो वो पूछ रहा है कि ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो बताइए फ्रेंड्स। ओ वाला मुझे लग रहा है ओ से ही लेगा। ओ से ही लेगा नहीं, ओ से ही लेगा, मतलब आपका ओ है तो आपको ओ ही वाला देगा। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पूछा है यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ये ओ समूह का है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप
सर्वव्यापक या रहता है, मतलब जो सबका ले सकता है तो वो ए भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए इन्हें कथन और कारण वाला आ गया है। ए ब्लड ग्रुप, ए जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है ना, ये सबको ले नहीं सकता, दे सकता है। तो यहाँ लिखा है प्राप्त करता, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ओ प्रकार के रक्त वाले में कोई एंटीजन नहीं होते। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। मानव शरीर का तापक्रम, जो मानव शरीर का तापक्रम है ना, वो ठंड में भी एक जैसा ही रहता है और गर्मियों में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन्म के बाद मानव में किस ऊतक की कोशिका विभाजन होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता, तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंत्रिका। वह खाद्य पदार्थ या वह, मतलब देखो सिंपल वे में समझो। मान लो कोई एथलीट है, कोई प्लेयर है, उसको तत्काल ऊर्जा लेनी हो तो क्या पिएगा? तो ग्लूकोज पीते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली। ठीक फ्रेंड्स, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। अब आगे चलते हैं। कुछ सबसे अधिक प्रोटीन तो सोयाबीन के दाने में। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में तो प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन तो ये कैसीन है। दूध का सफ़ेद रंग तो ये कैसे होता है? कैसीन के कारण। गाय का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड, देख लिया यहाँ तक। कैरोटीन, गाय का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन की कमी से होता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन तो कैसीन होता है। ठीक फ्रेंड्स, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू की सब्जी प्रकार करता है। ठीक फ्रेंड, इसमें सिंपल भाषा में समझो। कोई आदमी है, ठीक फ्रेंड, वो सिर्फ चावल और आलू की सब्जी खा रहा है, तो उसमें मतलब क्या कमी हो जाएगी? ठीक फ्रेंड्स, उससे मतलब वो फिट फाट तो रहेगा लेकिन उसमें प्रोटीन की कमी रहेगी। ठीक फ्रेंड्स, यही लिखा है। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू की सब्जी खा लेता है, उसकी किसकी हीनता से ग्रस्त होगा, लेकिन उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, वही बताया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो प्रोटीन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए एक बार इसे करेक्ट करिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो सहायक आहार ना विटामिन को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है 139 में का। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा करेक्ट करेंगे इसे। बसा में घुलनशील, बसा में कौन कौन सा घुल जाता है, ये सब मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है कि बसा में और पानी में कौन कौन घुल जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो नाम से प्लेलिस्ट बनी है ना, आप उनमें जाके देखना, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया है। बट इसका आंसर मैं बता देता हूँ। बसा में कौन सा घुल जाएगा, तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और ये टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, बसा में घुलनशील है। बसा में कौन नहीं घुल सकता, तो बसा में बी और सी नहीं घुल सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कीड़ा लिख के बताया था। कीड़ा, KEDA। के विटामिन होता है, डी होता है, और KE होता है, के होता है, डी होता है, ए होता है। तो कीड़ा लिख के बताया था ना, आप वहाँ ट्रिक में जाके देखना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो बसा में कौन नहीं घुलेगा, तो ये BC किस में घुलते हैं? पानी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन आ गया। पानी में घुलनशील BC है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन ए को डैश के नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? तो गाजर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, आप देखना जाके प्लेलिस्ट में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो ये आम हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में। ठीक फ्रेंड्स, गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए की कमी से होता है, तो रतौंधी हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से शुष्क छींकों मनुष्यों के प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, B2 की बात हो रही तो इसे थायमीन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में। ठीक है फ्रेंड्स, नियासिन विटामिन के बी कॉम्प्लेक्स है, तो बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप का एक विटामिन है। मतलब ये पूछ रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का जो विटामिन है उसके से क्यों कौन सा रोग हो जाता है? तो प्लेग्रा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेग्रा और स्कर्वी, तो ये देख ले, प्लेग्रा तो बी से होता है, स्कर्वी सी, तो बी और सी। ठीक फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, प्लेग्रा B3 की कमी से प्लेग्रा होता है, सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन B12 इसे कोबाल्ट कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। इसकी कमी से ना ल्यूकीमिया कैंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं,
जो मैंने पिछली वीडियो में जब ये क्वेश्चन कराया था ना, तो मैंने ये कहा था जो WWE का ही रेसलर है ना, रोमन रेंस, उसे शायद 2015-16 में ना ल्यूकेमिया हो गया था, बट इसका कैंसर हो गया था, बट कैंसर को ना ल्यूकेमिया भी कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन जब अगले दिन उसने अपने आप को रिंग में खड़े होकर इंट्रोड्यूस किया था ना, तो उसने ये नहीं कहा था कि मुझे कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक फ्रेंड्स। उसे ब्लड कैंसर था और इस B12 का इलाज ब्लड कैंसर में किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो जब उसने नेक्स्ट डे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था ना रिंग में खड़ा हो गया, तब उसने ये नहीं कहा था कि मुझे ब्लड कैंसर है, क्योंकि आप खुद ही देखो ब्लड कैंसर यार कितनी भयंकर बीमारी है, सुन के ही इतना दुख होता है, और जिस बंदे को होगी उस पर तो क्या बीतेगी, ठीक फ्रेंड। तो उसने नेक्स्ट नाइट ये कहा था कि मुझे ना ल्यूकेमिया हो गया, क्योंकि ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। तो ल्यूकेमिया के इलाज के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, और कोबाल्ट में होता है B12, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ थोड़ा डिटेल में जानकारी थी, वैसे ये ऑलरेडी मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। मसूड़ों और दांतों के गिरना किसकी वजह से होता है, तो विटामिन सी, ठीक फ्रेंड्स। जो आपके मसूड़े और दांत वगैरह गिरने लगते हैं ना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो विटामिन सी की वजह से होता है। घाव भरने में भी विटामिन सी का ही उपयोग होता है, ठीक फ्रेंड्स। स्कर्वी विटामिन सी है। सी विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, तो आंवला यहाँ सबसे खट्टा है, ठीक फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किसी विटामिन को ऑर्गोफेरॉल कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो कहते हैं D2 को, ठीक फ्रेंड्स। ऑर्गेनिफेरॉल, कोकोफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल। निम्नलिखित में किस विटामिन का नाम है, तो डी का, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए, तो कैल्शियम मिलेगा विटामिन सी से, ठीक फ्रेंड्स। रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी से, रिकेट्स की बात होगी तो वहाँ विटामिन डी आएगा, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। डैश विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी कहाँ पाएगा, तो कॉड लिवर के तेल में, मछली के तेल में विटामिन डी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको ज़्यादा सेवन करोगे तो शरीर में मतलब इकट्ठा हो जाएगा और घातक प्रभाव डालेगा, तो विटामिन ए और डी, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ यह विटामिन टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल किसका नाम है, तो विटामिन ई का, ठीक फ्रेंड्स। विटामिन ई अच्छा कहाँ से मिलेगा, तो ताज़ी सब्जियाँ खाइए, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन ई का मतलब सबसे बड़ा स्रोत कौन सा, तो अंकुर गेहूँ का तेल होता है, ठीक फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन विटामिन ई के नाम से पूछा गया, कि कई बार ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, सेक्स विटामिन कहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ये है, ठीक फ्रेंड्स। इसे हमारे रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है ये, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लेना। अब चलते हैं विटामिन के। तो इसमें क्या बताना है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संरक्षण में होती है, तो बताइए फ्रेंड्स, बताइए अरे बताइए यार, बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, प्रोन्जोथोम्बिन। तो देखिए आ गया ना स्कंदन, मैंने बताया था ना, जहाँ भी स्कंदन होगा या तो वहाँ विटामिन के होगा या फिर होगा हेपरिन। तो रक्त का स्कंदन, ये बात हो रही है, जो रक्त का थक्का या क्लोटिंग, तो विटामिन के, ठीक फ्रेंड्स। ये दोबारा प्रतिस्कंदन आ गया विटामिन के, ठीक फ्रेंड्स। स्कंदन विषय को प्रतिपादित प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है विटामिन के, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, जहाँ भी स्कंदन होगा वहाँ विटामिन के का नाम होगा या फिर हेपरिन का। तो विटामिन सी स्कर्वी पहले का चौथा, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये भी कुछ भी नहीं पता है ना आपको, तो ये पता होगा विटामिन बी को ना बेरी कहते हैं, B1 को। अब देखिए डी का पहला, तो डी का पहला देखो एक में ही है, ये यहाँ पे ऑप्शन सी में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें बस थोड़ा सा ज्ञान चाहिए होता है, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये कर लिया ना आपने, तो देख लो UPPCS में आजकल ऐसे क्वेश्चन मिलान वाले बहुत बन रहे हैं। अगर एक दो भी पता है ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे। विटामिन सी को स्कर्वी पहले का चौथा, तो पहले का चौथा यहाँ है, ये दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक फ्रेंड्स। फॉलिकमल, ये भी नहीं पता है आपको, फॉलिकमल से क्या हो जाता है, तो रक्त अल्पता हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी, वेरी ठीक फ्रेंड्स। ऐसे थोड़ा स्मार्ट बनिए। देखो फ्रेंड्स, मैं ये एक बात और बता दूं, क्वेश्चन को लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं आता, लिस्ट में इस वजह से नाम नहीं आता, जो मान लो क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड बनाया जाने लग गया अब, ठीक है फ्रेंड। तो ये नहीं है कि पूरा ही हार्ड बनाते हैं, मान लो ऐसा बनाते हैं 70% ईजी होता है, जो 30% हार्ड वगैरह बनते हैं ना, जो 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, तो हार्ड सबके लिए है, लेकिन आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है ना, मान लो 100 में से 30 टफ हैं और 70 इजी, अगर आप उन 70 को इजी को भी नहीं कर पाए ना,
ईजी जब क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं ना तो सिलेक्शन वहाँ नहीं होता, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन है ना 10-12 बनते हैं वो सबके लिए बनते हैं। इसीलिए मैं आपको इतनी डीप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, डीप में पढ़ाने का और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मान लो अगर 12 क्वेश्चन भी आप डीप में आए ना तो 12 में से आपने अगर 5 भी कर दिए ना तो ये मान लो कि आप ना हज़ारों बच्चों से ऊपर चले जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा होता है, इसलिए डीप में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेपर इजी बना तो ये भी इजी में तो सभी 90 प्लस करके आएंगे, तो फिर अगर जब पेपर इजी बनेगा तो कट ऑफ आ ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कट ऑफ आ जाएगी तो फिर मान लो क्वेश्चन जो आते हुए थे ना बच्चे का जो वो गलत हो जाते हैं, जो इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आते हुए, उस वजह से फिर आप लिस्ट में नाम ढूंढते रह जाते हो, नाम ही नहीं आता। इसलिए थोड़ा डीप में पढ़ो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो जो 5-7 क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं, कंपटीशन वही है। बाकी पेपर तो सबके लिए टफ ही होता है, अगर आपके लिए टफ है तो आपके साथ और भी तो एग्जाम में बच्चे बैठे हैं, उनके लिए भी टफ ही है वो। तो मतलब जिन्होंने डीप में पढ़ा होता है ना वो क्रैक कर देता है। और आजकल तो एक एक नंबर की मारा मारी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, एक नंबर अगर गलत हो गया एक क्वेश्चन तो आप 1000 बच्चों से नीचे चले जाओगे, अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया ना तो आप हज़ारों से ऊपर भी आ जाओगे। इसलिए थोड़ा डीप में पढ़ना सोचिए, और जब पेपर हार्ड बनेगा ना तभी मैं बता रहा हूँ वो लिस्ट नीचे आएगी कट ऑफ की। अगर पेपर इजी बनेगा तो सब 90 प्लस करके आएंगे तो लिस्ट ऊपर ही रहेगी हाई। अगर पेपर हार्ड बनेगा ना तब जाके वो कट ऑफ नीचे आएगी। इस बात को याद रखना, ये मत कहा करो कि पेपर टफ है, वो टफ आपके लिए नहीं, वो सबके लिए ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हुए क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है ना वो सबके लिए इजी। अगर आप उनको ही गलत कर दोगे ना फिर कभी सिलेक्शन नहीं होगा, लिस्ट में नाम ढूंढते रह जाओगे अपना। इसलिए जो मेन कंपटीशन है वो जो 8-10 क्वेश्चन जो हार्ड होते हैं ना उन्हीं पे है, और उन्हीं की हमें तैयारी करनी है। बाकी आते तो ये सबको है, बस ये प्रैक्टिस के तौर पे हो रहे हैं। आते तो ये सबको है, लेकिन आते हुए भी गलत हो जाए ना फिर बहुत दुख होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित है, जिनमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए से रिकेट्स नहीं होता, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक फ्रेंड, तो पहला गलत है, तो पहला जहाँ जहाँ हुआ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। विटामिन बी की कमी से ऊपर बताया, वेरी वेरी सी से स्कर्वी, तो बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, कौन सा ही गुण सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, सुमेलित करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, अभी बताया ना विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी सम्मिलित करना है, तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है कि विटामिन डी का नाम, ये विटामिन ए रेटिनॉल तो विटामिन ए का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विटामिन डी का नाम था आई थिंक कैल्सीफेरॉल है ना, और यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ सम्मिलित सही सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये सही सुमेलित है। जो मैंने बताया था ना, ये विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत है ना गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा एक से ज़्यादा। ये बिहार पीसीएस में ना अब 5 ऑप्शन देने लग गए हैं, वो उपरोक्त में से एक से ज़्यादा गलत हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर मुझे सिर्फ एक ही पता था, ये था ये सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगल सही नहीं है, तो बताइए फ्रेंड्स, बताइए बताइए बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, टोकोफेरॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोकोफेरॉल किसका नाम है, ये विटामिन ई का नाम है जो नीचे पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बच्चों में क्वाशर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हमें 550 तक जाना है, तो थोड़ा स्पीड में चलते हैं। ये देखिए, अस्थि और दांत के निर्माण में किसकी मजबूती के लिए, तो ये हमें कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हड्डियों की और दांत की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, तो ये मिलेगा विटामिन सी में। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4 होती है। आहार आहार के लवण का मुख्य उपयोग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। भोजन पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लघु मात्रा पैदा करता है। विटामिन आयोडीन की कमी से, क्या कहते हैं, आयोडीन की कमी से गल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, गंडमाला रोग हो जाता है, गले का रोग है घेंगा, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त अल्पता किसकी वजह से होता है, तो आरबीसी की वजह से होता है। लोहो की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो
रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, लोहेमता एक रोग है जो सांस लेने से ना धूल कण अंदर नहीं जाने से रोकता है। ठीक फ्रेंड्स, लोहमता एक रोग है जो सांस के साथ निम्नलिखित में से अंदर ले जाने में सहायक होता है, तो ये लोह धूल कण। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। अब गर्भवती महिला है ना, तो इन्हें पहली तिमाही में आहार और हरी पत्तियाँ सब्जी खाने के लिए क्यों सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो फोलिक एसिड है ना, अब तो इसकी टैबलेट आने लगी है फोलिक एसिड की, इनमें लोह की मात्रा प्रचुर होती है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें लोहा वगैरह मतलब पूरा विटामिन कैल्शियम इसी फोलिक एसिड की जो गोलियाँ आती हैं रेड कलर की होती हैं, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा लोहा सेब में मिलता है, तो इसीलिए कहते हैं सुबह उठ के सेब खाया कीजिए, ना कि चाय पीना। ठीक फ्रेंड्स, चाय मत पीजिए, सुबह सुबह उठ के खाली पेट एक सेब खाया कीजिए, फिर देखना आपके चेहरे पे कैसी लाली आती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस नियमित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पूछ रहा है कैल्शियम की ज़रूरत किस किस के लिए होती है? हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने के लिए, मांसपेशियों को कार्य करने के लिए, हड्डी सबके लिए चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम के लिए समृद्ध नहीं है? कैल्शियम किस में होगा? तो गाजर में नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, बाकी अंजीर में कैल्शियम होता है, पनीर में, और इसमें कोलार्ड जीन्स में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो अष्टभुज। ठीक फ्रेंड्स, मानव शरीर में मनुष्य के उपयोग में के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटाणुनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जो आजकल सब केमिकल से सब्जियां उगाई जाती है, तो वही हम लिखा हुआ है कीटाणुनाशक का प्रयोग के बिना इसे उगाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में नापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक गिलास पानी से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, जीरो। एंजाइम ठीक से काम कर रहे इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आवश्यक है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। तो एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, एंजाइम मुख्यतः विटामिन, तो ये फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंजाइम ठीक से काम कर पा रहे इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक है? तो विटामिन। ठीक है फ्रेंड्स, बिकुर मूलतः क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बिकुर मूलतः प्रोटीन। ठीक है, भोजन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो यह एक कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक फ्रेंड्स, प्रक्रिया के द्वारा मतलब आहार नली में जो हमारे जो गर्दन में जो सांस नली है, उसके बाद एक आहार नली होती है, तो उसमें भोजन किस तरह आता है? तो अंतर्ग्रहण के कारण आता है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 500वां क्वेश्चन हो चुका है। 501 देखते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को डैश कहते हैं? तो कर्माकुचन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, भोजन प्राय किससे पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? तो बड़ी आंत का है। ठीक है फ्रेंड, डाइडेनम ये भी बड़ी आंत का भाग है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम एक है, तो बायो उत्प्रेरक है। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है, सी है 505 का, और इसका सी है, इसका बायो उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। एंजाइमों की निम्नलिखित में से एक श्रृंखला होती है, तो अमीनो अम्ल। ठीक फ्रेंड, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रीन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। लार स्टार्च मदद करती है लार को पचाने में। शरीर के किस भाग में मतलब बाइल जूस बनता है? यकृत में। पित्त जूस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। वसा पचाने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय लाइपेज में जलीय अपघटन पर मिलता है। ठीक फ्रेंड, लाइपेज द्वारा वसा और जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक फ्रेंड्स, मानव शरीर में एक्स उत्पन्न करता है जो भोजन पाचन में सहायक करता है, तो ये एक्स क्या है? तो एक्स बताना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रस एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक फ्रेंड्स, ये बताना इसमें से कौन सा सही सुमेल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पित्ताशय में पित्ताशय संग्रह होता है, लीवर पित्र उत्पत्ति करता है, पाचक ग्रंथि इंसुलिन और उन्मुक्ति है। ठीक फ्रेंड, पित्र वाहिका ये पित्र परिवहन है। ठीक फ्रेंड्स, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंत उत्पादक कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, बताइए 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 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन का मुख्य अंत उत्पादक होता है? तो ये ग्लूकोज। ठीक फ्रेंड्स, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, मान लो आपके शरीर में ना, आपका शरीर ऐसा होता है जो आपके शरीर में जो मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपकी जो पुरानी मतलब एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो आपने कोई रोटी खाई, उससे थोड़ी बहुत एनर्जी होती है ना, तो आधी एनर्जी उस जगह पर चली जाती है ये ग्लाइकोजन में, और आधी एनर्जी आपके शरीर में रहती है। मान लो जब तक वो खाना रहेगा तब तक आपको एनर्जी रहेगी। फिर जो जो बचा हुआ जो पार्ट है ना, जहाँ पे आपके एनर्जी स्टोरेज है, मान लो आप खाना नहीं खाया, आपने 10 घंटे बाद खाना खाया, तो आपको भूख लगी है 6 घंटे बाद, और आपने 10 घंटे बाद खाना खाया, तो 4 घंटे में जो आपकी एनर्जी जो यूज होगी ना, वो ग्लाइकोजन में जो एनर्जी बची हुई है ना, स्टोरेज की हुई है, तो यहाँ से जो एनर्जी से आपका शरीर यहाँ से एनर्जी लेगा और आप काम धंधा करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एनर्जी स्टोरेज होती है ना ग्लाइकोजन में, तो यहाँ से आपका एनर्जी जाती है और आप क्रिया कार्यकलाप वगैरह जो भी आप दिनचर्या का काम करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात यहाँ पूछी गई है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, तो जो आपकी जो स्टोरेज वगैरह एनर्जी स्टोरेज होती है ना, तो उसका उपयोग करता है, यहाँ से एनर्जी जाती है आपके शरीर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में सम्मिलित होता है? तो बताइए फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पेप्सिन। फेफड़े डैश का अंग होते हैं, तो ये श्वसन का अंग होते हैं। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है, तो 300 मिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, मानव श्वसन का सबसे बड़ा क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में उत्सर्जन के तंत्र का अंग नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये गर्भाशय है। इसका हमारे शरीर से सांस लेने से कोई लिंक नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव होता है? क्या पूछा हुआ है? स्तनधारियों में उत्सर्जन का कार्य तो ये गुर्दे करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? त्वचा पर। ठीक फ्रेंड्स, हमारे त्वचा पर ही पसीना आता है। शरीर का कौन सा अंग खून का शुद्धिकरण करता है? तो गुर्दे। ठीक फ्रेंड्स, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डैश मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो किडनी। यूरिया का निर्माण होता है, तो बताइए फ्रेंड्स कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का सर्वाधिक संतरण कहाँ पाया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यकृत शिरा में। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिएटिनिन। ठीक फ्रेंड्स, मूत्र का पीला रंग क्रोमोसोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग ये भी क्रोमोसोम के कारण होता है। आदमी की जो मानव शरीर की जो पोटी होती है उसका पीला रंग ये यूरोबिलिन के कारण पीला होता है। ठीक फ्रेंड, यूरोबिलिन के कारण। पसीना ठंडा स्पर्श देखते हैं। पसीना शरीर को ठंडा करता है। ऑप्शन नंबर 20, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका है। ठीक फ्रेंड, मानव शरीर का वजन मानव शरीर के जो टोटल वजन है ना उसका 2% होता है। ठीक फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्रित होता है? तो सेरिब्रम। ठीक फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग भूख प्यास के लिए केंद्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, मानव शरीर में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रेरक कौशल मस्तिष्क में कौन सा भाग के साथ संबंधित है? ठीक फ्रेंड्स, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललाट भाग। मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली श्रवण पर संबंधित है? तो ये शंखपाली हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सेरिबेलम। मस्तिष्क में दृश्य सूचना का डिकोड
विकोडन और व्याख्या का संबंधित किससे है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो कनपट्टी की पाली से। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो बताइए संतुलन की अनुभूति। ऑप्शन नंबर ए अनुमस्तिष्कीय संतुलन। ठीक फ्रेंड्स, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है तो सभी के लिए, हृदय की गति के लिए, शरीर को संतुलन के सोचने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक फ्रेंड्स, ऑब्लिंगेटा। आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से कहाँ आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो दिल में। ठीक फ्रेंड, मानव शरीर में हृदयों की कक्षों की संख्या 4 है। सामान्यतः मानव शरीर का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन नंबर सी 72 बार। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मैंने जैसे कहा था कि 550 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हो गए। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगली बार। जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, तो इसमें 830 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 820 प्लस, पता नहीं 828 29 क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट में हम इसको पूरा ही कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, इस तीसरे पार्ट में हम इस पूरी बायोलॉजी को निपटा देंगे। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक फ्रेंड्स।